चलिए, आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले निबंध को समझते हैं, जिसका नाम है निराशा के कर्तव्य। तो ये विचार है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, जो एक बेबाक समाजवादी चिंतक थे। साल था 1962 जब उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जो आज भी उतना ही जरूरी है कि भाई, जब हर तरफ नाउम्मीदी हो, उम्मीद की कोई किरण ना दिखे, तो हमारा फर्ज क्या बनता है। आइए उनके इस नजरिए की तह तक चलते हैं। लोहिया के इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो निराशा के कौन से 3 प्रकार बताते हैं, फिर भारत के इतिहास और जाति प्रथा पर उनका क्या सोचना है, उसके बाद साम्राज्यवाद के कितने अलग अलग चेहरे वो हमारे सामने रखते हैं, फिर हथियार और अहिंसा के सवाल पर उनका नजरिया क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि निराशा के असली कर्तव्य क्या है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। लोहिया अपनी बात शुरू करते हैं निराशा के 3 स्तरों को समझाकर। उनका मानना था कि नाउम्मीदी को ठीक से समझने के लिए उसे 3 पैमानों पर देखना बहुत जरूरी है: राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय। तो देखिए, पहली है राष्ट्रीय निराशा। ये वो निराशा है जो किसी देश के अंदरूनी हालात, उसकी सुस्ती और ठहरे हुए समाज से पैदा होती है। फिर आती है अंतर्राष्ट्रीय निराशा, जो दुनिया में ताकतवर और कमजोर देशों के बीच फैले अन्याय से उपजती है। और तीसरी, जो सबसे गहरी है, वो है मानवीय निराशा, जो पूरी इंसानियत के भविष्य पर मंडराते खतरों को देखकर जन्म लेती। तो सवाल ये उठता है कि ये निराशा, खासकर भारत के संदर्भ में, आखिर आती कहाँ से है। इसका जवाब ढूंढने के लिए लोहिया हमें इतिहास में लेकर चलते हैं, और जो वजह वो बताते हैं वो सच में झकझोर देने वाले हैं। लोहिया का मानना था कि भारतीय समाज पिछले 1500 सालों से एक गहरे ठहराव का, एक तरह की जकड़न का शिकार है। सोचकर देखिए, 1500 साल, इस बहुत लंबे दौर में देश के अंदर से कोई भी बड़ी सामाजिक क्रांति नहीं हुई। और यहीं पर लोहिया एक बहुत जरूरी फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान ने बाहरी हमलावरों से तो बार बार और जमकर लोहा लिया, लेकिन जो जुल्म घर के अंदर हो रहा था, अपने ही लोगों पर हो रहा था, उसके खिलाफ कभी कोई बड़ी बगावत खड़ी नहीं हो पाई। समाज अंदर से ही जकड़ा का जकड़ा रहा। तो फिर इस हजारों साल के ठहराव की जड़ क्या थी? लोहिया के अपने शब्दों में सबसे बड़ा कारण है जाति प्रथा। वो इसे भारत की वो अनोखी और दुखद सच्चाई बताते हैं जिसने समाज की सारी ऊर्जा को सोख लिया और उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया। अच्छा, अब देश की निराशा से आगे बढ़कर जरा अंतर्राष्ट्रीय निराशा की वजहों को देखते हैं। लोहिया के मुताबिक अन्याय सिर्फ एक देश के भीतर नहीं है, ये तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और वो इसे साम्राज्यवाद का नाम देते हैं। लेकिन उनके लिए साम्राज्यवाद का मतलब सिर्फ किसी देश पर कब्जा कर लेना नहीं था। वो तो अन्याय के 5 अलग अलग चेहरे गिनाते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय जमींदारी; दूसरा, पारंपरिक साम्राज्यवाद; तीसरा, दिमागी साम्राज्यवाद, मतलब विचारों की गुलामी; चौथा, हथियारों का साम्राज्यवाद; और 5वां, दामों का साम्राज्यवाद, मतलब जहां अमीर देश गरीब देशों का कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीदते हैं और अपना सामान सोने के भाव बेचते हैं। इन सब में से भी दिमागी साम्राज्यवाद पर लोहिया का खास जोर था। उनका साफ मानना था कि अंग्रेजी भाषा का जो दबदबा है, वो भारतीयों को सोचने समझने के लेवल पर भी गुलाम बनाए रखता है। इसीलिए उनका एक मशहूर नारा था, अंग्रेजी हटाओ। ये सिर्फ भाषा बदलने की बात नहीं थी, ये अपनी जबान में सोचने की आज़ादी की लड़ाई थी। अब हम आते हैं उस सबसे गहरी यानी मानवीय निराशा की वजह पर। यहाँ लोहिया आज के दौर के एक बहुत बड़े डेडलॉक, एक बहुत बड़े गतिरोध की तरफ इशारा करते हैं। वो है आधुनिक हथियार और अहिंसा का सवाल। लोहिया के ये शब्द हमें उस हकीकत का आईना दिखाते हैं जिससे शायद हम सब बचना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के परमाणु युग में जीत जैसी कोई चीज बची ही नहीं है, सिर्फ तबाही है, पूरी तबाही। ये एक ऐसा गतिरोध है जहां ताकत का मतलब ही अपनी और दूसरों की बर्बादी बन गया है। तो इस खौफनाक तस्वीर को देखकर सवाल उठता है कि फिर रास्ता क्या है? अगर ताकत का रास्ता सिर्फ और सिर्फ तबाही पर खत्म होता है, तो फिर अन्याय से कैसे लड़ा जाए? लोहिया के लिए इसका जवाब एकदम साफ था। उनके हिसाब से अब बस एक ही रास्ता बचा है, और वो है गांधी का रास्ता, सविनय अवज्ञा। मतलब हर तरह के अन्याय के खिलाफ एक साथ मिलकर बिना हिंसा के लगातार संघर्ष करते रहना। इंसानियत को बचाने का यही एकमात्र तरीका है।
और यहीं से लोहिया हमें इस पूरे निबंध के दिल तक ले आते हैं, निराशा के असली कर्तव्य। उनके लिए निराशा अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये हाथ पर हाथ धरकर बैठने का कोई बहाना नहीं, बल्कि मैदान में उतरने का बुलावा है। तो पहला और सबसे बुनियादी कर्तव्य है जाति तोड़ो। लोहिया का साफ मानना था कि जब तक ये अंदरूनी जंजीर नहीं टूटेगी, भारत कभी भी अपनी पूरी ताकत से खड़ा नहीं हो पाएगा। ये देश के सबसे गहरे जख्म पर सीधा वार करने जैसा है। दूसरा कर्तव्य है अंग्रेजी हटाओ। जैसा हमने पहले भी देखा, ये सिर्फ एक भाषा का सवाल नहीं था। ये दिमागी गुलामी से आज़ादी की लड़ाई थी, ताकि देश का आम इंसान भी ज्ञान और सत्ता की भाषा को समझ सके और उसमें हिस्सेदार बन सके। और तीसरा कर्तव्य है हर स्तर पर समानता के लिए संघर्ष। चाहे वो अमीर और गरीब के बीच की आर्थिक खाई हो या समाज में फैला हुआ कोई और भेदभाव, ये एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई है जिसे हर पीढ़ी को लड़ना ही होगा। तो कुल मिलाकर सार ये है कि असली कर्तव्य कर्म करने में है, कुछ बनाने में है, संघर्ष करने में है, और ख़ास तौर पर तब जब हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हों और कोई उम्मीद ना दिख रही हो। लोहिया के लिए निराशा वो चिंगारी है जो बदलाव की मशाल को रोशन कर सकती है। देखिए, लोहिया खुद भी ये बात जानते थे कि उनकी बातें सुनने में बहुत निराशा से भरी लग सकती हैं, लेकिन यहीं उनका सबसे बड़ा तर्क छिपा है। वो कहते हैं कि कर्तव्य कोई आसमान से नहीं टपकता, ये तो निराशा के गर्भ से ही जन्म लेता है। जब कोई अन्याय की गहराई को पूरी तरह महसूस करेगा, तभी तो उसे मिटाने का सच्चा कर्तव्यबोध जागेगा। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या सच में नाउम्मीदी ही वो जमीन है जहां से बदलाव का सबसे मजबूत पेड़ उग सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।